आज की ट्रिक है रैबिट ओपन मेक अमेजिंग नेस्ट। तो ये सारे के सारे जो माइक्रोब्स बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं उसके लिए है। तो रैबिट के आर से हो गया राइजोबियम, ओपन से ओसिलेटेरिया, मेक के एम से क्या बन गया बच्चों, माइकोराइजा, अमेजिंग के ए से एजिटोबैक्टर एंड नेस्ट के एन से हो गया नोस्टो। तो ये वो सारे माइक्रोब्स हैं जिसको हम एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो एक सिंपल सेंटेंस से आप ये सारे के सारे इजिली याद कर पाएंगे। ठीक है ना बेटा। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज बात करते हैं माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर की। तो बायो माइक्रोब बच्चों हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारा, उसके बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, राइट। ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट को आप कह सकते हैं यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह प्रेजेंट है। आप किसी भी जगह का नाम लीजिए, वहां पे वो मिल जाएंगे। एंड दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑल्सो। शेप, साइज, स्ट्रक्चर में बहुत सारे वेरिएशन मिलते हैं। दे आर वेरी स्मॉल, सो दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। नेकेड आई से हम उनको नहीं देख सकते ड्यू टू देयर वेरी स्मॉल साइज, माइक्रोस्कोपिक साइज, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स। ये देखिए, ओमनी प्रेजेंट का मतलब ही ये होता है कि इन सोयल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज, एनिमल, प्लांट की बॉडी में भी वो प्रेजेंट होते हैं। सो दे शोज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर शेप, साइज। ये ब्यूटीफुल पिक्चर देखिए, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चलिए आप में से कोई बताइए, क्या कहते हैं। हाईली एसिडिक, हेलोफाइल्स, दे आर नोन एज हेलोफाइल्स। हाई टेम्परेचर में रहेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स। क्लियर। दे इंक्लूड्स फंजाई, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड दिस इज द एनसीईआरटी डायग्राम। माइक्रोब्स कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। तो ये कॉलोनीज आपको दिखाई दे रही है पेट्री डिश में, ये शेप की वेरिएशन आपको दिखाई दे रही है। दिस इज एनसीईआरटी डायग्राम। ठीक है बेटा। द माइक्रोब्स cause a large number of diseases in human beings, but at the same time they are beneficial also. तो अगर हम क्लासिफाई करें तो हार्मफुल माइक्रोब्स भी हैं और यूजफुल माइक्रोब्स भी हैं। दे आर लाइक डबल हेडेड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार की तरह काम करते हैं। दे कॉज प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन डिजीजेस, उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं एंड यूज इन ह्यूमन वेलफेयर ऑल्सो। तो आज हम सिर्फ फायदे की बात करने वाले हैं, हाउ दे आर यूजफुल टू अस। तो पांच मेजर एरियाज हैं: हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस, बायो फर्टिलाइजर एंड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट हम माइक्रोब्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके बात करें। तो सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कर्ड आप सबने खाया है। तो सबसे कॉमन जो यूज होता है वो कर्ड मेकिंग में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको लैक्टोबैसिलस कहा जाता है, या कॉमनली हम क्या कह देते हैं, लैब, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, राइट। दे आर यूज टू मेक कर्ड। तो कैसे बनाते हैं, एक स्टार्टर लिया जाता है जिसको इनोक्यूलम कहा जाता है, वो ल्यूकवॉर्म मिल्क में ऐड कर दिया जाता है। नाउ लैक्टोबैसिलस मिल्क की शुगर को यूज करके एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। कि मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट है उससे बना देते हैं एसिड। दिस एसिड अंडरगोज कोएगुलेशन, और जो मिल्क के प्रोटीन थे, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, राइट। इट improve nutritional quality of milk because it have vitamin B12, right, जो ज्यादा beneficial हो जाता है। A number of organic compounds are also found in curd. These bacteria are very useful for health as they prevent the growth of disease causing microbes.
इन आवर स्टमक, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको योगर्ट कहा जाता है, योगर्ट, राइट। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस या लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस से भी मिलता है। चलिए, अब एक प्रोडक्ट हो गया, अब हम आगे चलते हैं योगर्ट की जो मैं बात बता रहा था, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस या वल्गैरिकस या स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, इससे योगर्ट बनाया जाता है। देन डो, जो हम डिलीशियस डोसा इडली खाते हैं, वहां पे भी जो डो होता है वो बैक्टीरिया की हेल्प से ही फर्मेंट किया जाता है बेटा। जो पफी अपीयरेंस होती है डो की, वो CO2 की प्रोडक्शन से होती है। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस CO2 गैस इज रिलीज, और जब वो बाहर निकलती है तो होल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह ब्रेड मेकिंग में सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यूज किया जाता है, राइट, जिसको हम बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। कुछ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं लाइक टोडी, सदर्न इंडिया में इट इज फर्मेंटेड सैप फ्रॉम, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फर्मेंटेड सैप ऑफ पाम ट्री, वहां से बनाया जाता है। क्लियर। तो ये टोडी हो गया आपके लिए, देखो पाम सैप के फर्मेंटेशन से, यीस्ट का फर्मेंटेशन होता है, यीस्ट फर्मेंटेशन कॉज करता है। तो जो ट्रेडिशनल फूड और फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं, इसमें फर्मेंटेड फिश होती है, बैम्बू शूट्स होती है। नो, वन मोर इंपोर्टेंट प्रोडक्ट जो हम वाइडली यूज करते हैं हमारे घरों में, दैट इज चीज। सो इसी बात पे एक बार फटाफट आप चीज बोल दीजिए, चीज लिख दीजिए, स्माइली बना दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। चीज, दो चीज आपको बेटा इंपॉर्टेंटली याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। लेकिन डू यू नो, चीज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम जहाँ पे माइक्रोब को यूज किया जाता है। पार्शियल डिग्रेडेशन होता है मिल्क का बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ए लार्ज वेराइटी ऑफ चीज आर नोन बाय, नंबर वन, किस किस से पता लगाते हैं, बाय देयर टेक्सचर, राइट, बाय देयर फ्लेवर, राइट, एंड टेस्ट। मोर देन 100 varieties of cheese are found all over the world. तो स्विस चीज, टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा, लार्ज होल्स आर फाउंड, इसको याद रखना है, प्रोपियोनियोबैक्टीरियम शेरमेनी, याद रहेगा। होल्स वही CO2 की प्रोडक्शन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा आपको जो याद रखना है, रॉकफोर्ट चीज, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ठीक है। ये दोनों चीज के एग्जांपल्स, उनके ऑर्गेनिज्म आपको याद रखने हैं बेटा। चलें आगे। नाउ, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, बहुत अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, मेनली बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स एंड एंजाइम्स की हम बात करें। और ये क्योंकि हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, और जिस वेसल को लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, दे आर नोन एज फर्मेंटर्स, या एक और वर्ड उनके लिए यूज किया जाता है, बायो रिएक्टर्स। बायो रिएक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा आपके बायोटेक्नोलॉजी। अभी आप सिंपल इतना समझ लीजिए कि बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, मेटल के टैंक्स होते हैं, राइट। अब जो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट यूज प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पहला, बेवरेजेस इंडस्ट्री, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एलेप्सोइडस, जिसको ब्रूअर्स, ब्रूइंग इंडस्ट्री, बेवरेजेस, बी सारा हो गया। अब इसमें दो तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, डिस्टिल्ड एंड नॉन डिस्टिल्ड। माइक्रोब्स, जिसमें स्पेशली हम क्या कह रहे हैं, यीस्ट, यीस्ट, राइट, इसको यूज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, चाहे वो वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी है, रम है। तो जो सैक्रोमाइसिस सर्विसेज होता है, जो ब्रेड में भी यूज किया जाता है, ब्रेड प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है, उसका फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेसिंग, तो
अगर डिस्टिलेशन आते हैं तो डिस्टिल्ड बेवरेजेस हो जाते हैं, और डिस्टिलेशन नहीं होता है तो नॉन डिस्टिल्ड हो जाते हैं। तो जो वाइन है, बियर है, उनका फर्मेंटेशन नहीं किया जाता, तो दोज आर नोन एज नॉन डिस्टिल्ड बेवरेजेस। लेकिन ब्रांडी, विस्की, रम का फर्मेंटेशन, सॉरी, डिस्टिलेशन किया जाता है, ठीक है, इसलिए उनको डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस कहा जाए। यहाँ तक कोई समस्या है तो बता दो बेटा मेरे। तो alcoholic and non-alcoholic beverages. Now, the alcoholic content is also different in different products. It varies from 8% in beer to 40 to 45% in whiskey. ठीक है, उस सारी डिटेल में भी आपको नहीं जाना है। नाउ, एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोस का मतलब लाइफ, तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइफ के अगेंस्ट है ये प्रोडक्ट्स, राइट। तो अगेंस्ट लाइफ, लेकिन ये किसके लिए यूज हो रही है, माइक्रोब्स के लिए, कि माइक्रोब्स की लाइफ के अगेंस्ट है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के लिए इसको क्या कहेंगे, प्रो लाइफ। ह्यूमन बींग्स के लिए प्रो लाइफ है, लेकिन माइक्रोब्स के लिए अगेंस्ट लाइफ है। एंटीबायोटिक डिस्कवरी was one of the significant most important discoveries of 20th century, ठीक है। ये वो सारी चीज जो आप अभी बात कर रहे थे, अगेंस्ट लाइफ और प्रो लाइफ। तो क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो माइक्रोब से प्रोड्यूस होते हैं और किल कर देते हैं या ग्रोथ को स्लो डाउन कर देते हैं दूसरे माइक्रोब्स की, जो हमारे हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनको या तो खत्म कर देंगे, मार देंगे, या उनकी ग्रोथ को कम कर देंगे, ठीक है, याद रहेगा। पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, चलो बताओ फटाफट। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वाज पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन, याद रहेगा। किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलो, यहां तक कोई कंफ्यूजन, चलो। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अकेले ने बनाई, तो ये दो साइंटिस्ट और थे, इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला, फ्लोरी और चेन को। और यहाँ पे ये सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, अब देखो, जब फ्लेमिंग ने काम किया ना बेटा, फ्लेमिंग ने जब डिस्कवरी की, उसने उसने क्या देखा कि एक मोल्ड है, उसने केमिकल प्रोड्यूस किया जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, जिसको उसने पेनिसिलिन नाम दिया, क्योंकि माइक्रोब कौन सा था, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम माइक्रोब से। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज आइसोलेटेड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम या दूसरे पेनिसिलियम क्राइसोथेम, दूसरे ऑप्शंस होंगे, तो आपको क्या करना है, नोटेटम कर। लेकिन उसने तो बता दिया, ठीक है। प्रोडक्शन जो है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल या कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया वो फ्लोरी एंड चेन को दिया जाता है, इसीलिए दे गोट नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। और वर्ल्ड वार टू में इसको वाइडली यूज किया गया, इसलिए सोल्जर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, टू ट्रीट अफ्रीकन सोल्जर्स जो वुंडेड थे, जो घायल थे, उनको ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया गया। तो कैसे बनाया जाता है, एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन कैसे होती है, बहुत सिंपल से स्टेप हैं चार, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन की चार सिंपल स्टेप हैं। पहला स्टेप कहते हैं ना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला होता है कल्चर करना। हमने शुरू में देखा था पेट्री डिशेस में कि न्यूट्रिएंट मीडिया में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑप्टिमम कंडीशन में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे क्या है, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करेंगे इन ऑप्टिमम कंडीशंस, और किस पे ग्रो करते हैं उनको, न्यूट्रिएंट मीडिया, इन न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। एक बार हमने उनको कल्चर कर दिया, ग्रो करवा लिया, ग्रो करने के बाद क्या करेंगे,
आइसोलेशन भी तो करना पड़ेगा, आइसोलेट भी तो करना पड़ेगा, अलग भी तो करना पड़ेगा। तो उसका आइसोलेशन करते हैं इनटू द मीडियम, बना लिया, सॉरी ग्रो करवा दिया, आइसोलेट कर दिया, तो उसको अलग भी तो करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन वहां से निकालना भी तो पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन, और इसमें उसका प्यूरिफिकेशन भी किया जाता है। तो एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन आप कह सकते हो फ्रॉम मीडिया, जो न्यूट्रिएंट मीडिया थे वहां से। एंड लास्टली जो प्यूरिफाइड प्रोडक्ट है उसका बायोवेस्ट से किया जाता है, प्रोसेसिंग आप कह सकते हैं इसको। तो चार सिंपल स्टेप में इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स, जो फ्लेमिंग ने स्ट्रेप्टोफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे काम करते हुए उसने देखा कि ए मोल्ड ग्रो कर जाता है जो अनवाश्ड कल्चर प्लेट्स हैं, जहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं करता। तो उसने देखा कि इसमें कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो जिसकी वजह से ग्रो कर जाता है, उसको नाम दिया पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नोटाटम के बाद। तो एंटीबायोटिक्स हैव इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेस लाइक प्लेग, वूफिंग कफ जिसको काली खांसी कहते हैं, डिप्टीरिया, लेप्रेसी, जिससे कि पहले मिलियंस ह्यूमन बीइंग्स की डेथ हो। ठीक है, तो दो जगह हमने यूज देख लिया, हमने हाउस होल्ड में देख लिया, हमने एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में यूज देख लिया। अब है एक और इम्पोर्टेंट एरिया, केमिकल्स, एंजाइम्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, एक एक करके तीनों को डिस्कस कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी की टेबल है, आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसकी समरी शीट बना लो। क्यों? क्योंकि दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में रिपीटेडली पूछा जाता है इस टेबल में से। ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए। अभी मैंने बताया था लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब, लैब से याद रख सकते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से लैक्टिक एसिड मिलता है। ठीक है, एस्परजिलस नाइजर, दो चीजें मिल रही हैं, फंगस है। ठीक है, एस्परजिलस नाइजर से सिट्रिक एसिड भी मिलता है और ग्लूकोनिक एसिड भी मिलता है। एसीजी, एस्परजिलस नाइजर प्रोड्यूसेस सिट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपको याद हो गया। ठीक, उसके बाद एसिटिक एसिड, एसिड एसिड तो मिलता जुलता है, एसिटोबैक्टर एसिटी, राइट। ये क्या है? बैक्टीरिया है, तो इसे एसिटिक एसिड मिल गया। क्लोस्ट्रिडियम ये बिल्कुल अलग है, देखो, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइरिकम, इससे क्या मिलेगा? ब्यूटाइरिक एसिड, ब्यूटाइरिक ब्यूटाइरिक दोनों साइड हो गया। ये भी क्या है? बैक्टीरिया है। एंड राइजोपस, जो कि एक क्या है, बताओ ये कैसा माइक्रोब है, चलो आपसे पूछता हूँ। इससे फ्यूमेरिक एसिड मिलता है। तो ये तो सारे के सारे हो गए ऑर्गेनिक एसिड। इसके अलावा अल्कोहल भी प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल, इथेनॉल, इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जो कि एक यीस्ट है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी से अल्कोहल, इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। और एक चीज और याद रखना, लैक्टिक एसिड वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से जो सबसे पहला ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था वो कौन सा था बच्चों मेरे? वो था लैक्टिक एसिड। कर्ड मेकिंग हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों को हजारों साल से आती थी। ठीक है, साइंटिफिकली हमें नहीं पता। ठीक है, अब ये तो बात होगी ऑर्गेनिक एसिड्स की, अल्कोहल की। उसके बाद एंजाइम्स, ये जो परसेंटेज है टोटल एंजाइम्स की, वो इंडस्ट्रीज में और मेडिसिन में यूज होता है। ये टेबल भी याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पक्का? कैसे याद रखोगे? ये भी एक एक आपको बताता हूँ, चलो एक ट्रिक बताता हूँ, मेनोमिक्स न्यूमोनिक्स बताता हूँ। आप मान लो एक मूवी देख रहे हो, आपको कोई वेब सीरीज देखनी है, आप कोई मैच देख रहे हो, लेकिन इंटरप्शन आ गया, तो क्या करोगे? आप क्या करना चाहोगे? स्पेशल कास्टिंग करोगे थ्रू केबल, ये करवाना चाहोगे ना? अब देखो स्पेशल के एस से क्या हो गया बेटा मेरे, इसमें दोनों याद रखने हैं, एस एंड पी।
और उसके बाद एल, एसपीएल। स्पेशल को आप शॉर्ट में एसपीएल भी लिख सकते हो, जिसे तीनों याद हो जाए। तो स्पेशल के एस से हो गया स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। पी से हो गया पैक्टिनेज, पी से क्या हो गया, पैक्टिनेज। एंड प्रोटीएजेस भी आ गया। एंड एल से क्या हो गया, लाइपेज। तो ये स्पेशल हो गया। देन कास्टिंग थ्रू, तो सी ए, सी ए, कास्टिंग का सी ए, एंड स्टिंग एस, कास्टिंग। तो सी से क्या हो गया बच्चों मेरे, सी से आ जाएगा साइक्लोस्पोरिन ए। अभी बात करेंगे साइक्लोस्पोरिन ए। और स्टिंग के एस से क्या आ गया, एस टी, स्टैटिन। ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है। देन क्या बच गया, केबल। केबल पूरी याद रखनी है आपको, केबल पूरी याद रखनी है। केबल के सी से हो गया सिट्रिक एसिड, ए से हो गया एसिटिक एसिड, बी से हो गया ब्यूटायरिक एसिड, एल से हो गया लैक्टिक एसिड, एंड ई से हो गया इथेनॉल। तो अभी जो हमने वो पार्ट याद किया था, कौन सा, ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल वाला, वो केबल से याद हो गया, ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल। और जो अभी हम बात करने वाले हैं, किसकी, एक और टेबल है आपके एनसीईआरटी में, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। दीज आर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। और ये क्या है, ये क्या है, दीज आर एंजाइम्स। तो एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, सारे इस एक सेंटेंस, या मैं कहूंगा 4 वर्ड से आपने याद कर लिया। कैसे, देखो अब बताता हूँ। वो हम देख चुके थे। अब एंजाइम्स, एंजाइम्स में मैंने क्या क्या बताया था, प्रोटीएजेस बताया था मैंने, स्ट्रेप्टोकाइनेज बताया था, पैक्टिनेज बताया था, और लाइपेज बताया था। तो हो गए सारे। अब आप कहोगे सर ये दो बच गए, अमाइलेज एंड रेनेट, रेनिन। रेनिन तो बच्चों आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। चलो, इनके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो प्रोटीएज, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, एस्परजिलस नाइजर्स और बैसिलस से मिलते हैं। अमाइलेज एस्परजिलस से भी मिलेगा, राइजोपस से भी मिलेगा, और बैसिलस से तो कॉमन सा हो गया। लाइपेज फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, कैंडिडा लाइपोलाइटिका, लाइपेज लाइपोलाइटिका। रेनिन मिल्क प्रोटीन, काफ के स्टमक में मिलता है। विथेनिया, जिसको अश्वगंधा कहा जाता है, वहां से मिलता है। पैक्टिनेज ये अलग से, ये बिल्कुल अलग है, याद रखना है। और स्ट्रेप्टोकाइनेज मिल जाता है स्ट्रेप्टोकोकाई से, जो क्लोट बस्टर का काम करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक्ट्स एज क्लोट बस्टर। मैं इनके फंक्शन भी लिख देता हूँ, इट इज अ क्लोट बस्टर, ठीक है। पैक्टिनेज किसमें यूज किया जाता है, पैक्टिनेज और प्रोटीएजेस। पैक्टिनेज यहाँ पे लिख देता हूँ, पैक्टिनेज एंड पैक्टिनेज प्लस प्रोटीएज। आपने देखा होगा जो आप घर में जूस बनाते हो वो इतना क्लीन नहीं होता, लेकिन बाजार से, मार्केट से जो हम जूस लेके आते हैं या वहां पे जो पीते हैं वो ज्यादा क्लीन होता है। क्यों, क्योंकि ये पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस आर यूज्ड इन क्लीनिंग द बोटल्ड जूसेस, क्लीनिंग ऑफ बोटल्ड जूसेस। इसलिए मार्केट का जो जूस होता है वो ज्यादा क्लीन होता है, जो कि जबकि हमारे घर का इतना क्लीन नहीं होता, ठीक है। लाइपेजेस, लाइपेज को हम यूज करते हैं डिटर्जेंट्स बनाने में, डिटर्जेंट की फॉर्मुलेशंस में, याद रह जाएगा। जो स्टेन्स हैं हमारे क्लोथ से, लॉन्ड्री से, उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोट बस्टर है। जो ब्लड वेसल्स के क्लोट्स बन जाते हैं वहां, उनको रिमूव करने का काम आता है। स्पेशली जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन होते हैं, जिसके वजह से हार्ट अटैक आता है उसमें, तो इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करी थी मैंने, बायोएक्टिव एजेंट्स की बात करी थी मैंने, कहाँ गया ये, बायोएक्टिव एजेंट्स की, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करी थी। दो हैं आपके सिलेबस में, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, साइक्लोस्पोरिन ए एंड स्टेटिन। साइक्लोस्पोरिन ए is obtained from ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। और ये स्टेटिन इज obtained from मोनस्कस परप्यूरिस। दोनों याद रखने हैं, ट्राइकोडर्मा एंड मोनस्कस। क्या काम आते हैं जी, एक फंजाई है साइक्लोस्पोरिन ए, सॉरी जो ट्राइकोडर्मा है वो क्या है, फंगस है, और दूसरा क्या है, यीस्ट है।
ओके ओके ओके। क्या यूज किया जाता है एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट? देखो ग्राफ्ट की हमने बात करी थी, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट। तो जब ग्राफ्ट होता है तो या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उनको लाइफ टाइम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेनी पड़ती है। मैंने बताया था आपको ह्यूमन एंथन डिजीज। तो ये जो साइक्लोस्पोरिन ए जो मिलता है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। इसी तरह जो स्टैटिन है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के काम आता है। क्यों? कैसे? ये कंपिटिटिव इनिबिशन शो करते हैं। किसके साथ? कंपिटिटिव इनिबिशन शो करते हैं विद इनिबिशन विद एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन या कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको अपना काम नहीं करने, इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते। ठीक है बच्चों मेरे, याद रह जाएगा। चलो जी, चलो 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 चलो। तो ये आपके सारे यूजेस हो गए। चाहे वो हमने बात करी, स्टार्टिंग हमने कहाँ से की, हाउस होल्ड प्रोडक्ट से, फिर हमने बात करी एंटीबायोटिक्स की, फिर हमने बेवरेजेस की बात करी, फिर केमिकल्स मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल, देन एंजाइम्स, देन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, सारे के सारे एग्जांपल्स हमने याद कर लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ट्राई किया आपको सिंप्लीफाइड वे में बताने। अब दो और मेजर यूजेस है। बायोगैस प्रोडक्शन, जिसको हमारे कॉमन लैंग्वेज में गोबर गैस कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जिस हिसाब से शॉर्टेज है हमारे इंडिया में फ्यूल की, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो बायोगैस क्या होती है? बायोगैस बेटा सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें मेन गैस कौन सी है? मीथेन। तो मीथेन रिच फ्यूल है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अनारोबिक ब्रेकडाउन या डाइजेशन ऑफ बायोमास, सबस्ट्रेट लेवल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है। इट इज यूज्ड एज इन एक्सीलेंट फ्यूल। जो कॉमन माइक्रोब इसमें यूज किया जाता है दैट दे आर नोन एज मिथेनोजेंस। ठीक है, जो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है। कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए, बायोगैस की प्रोडक्शन के लिए? तो कोई भी वेस्ट है, चाहे हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, प्लांट एनिमल वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, काऊ डंग है, ठीक है, उसको यूज किया जाता है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो हमें क्या मिल गया? गोबर गैस मिल गई। और जो लेफ्ट ओवर पार्ट है जो बच गया पीछे, उसको एज अ मैन्योर यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें लिग्निन और सेलुलोज बहुत गुड अमाउंट में प्रेजेंट। ठीक है बेटा मेरे, याद रहेगा। अब मिथेनोजेंस क्या होते हैं? मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है, दे आर फाउंड इन गट ऑफ एनिमल्स, स्पेशली जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं लाइक काऊ, उनकी गट में मिलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो काऊ डंग होती है इसमें पेक्यूलियर स्मेल आती है, दैट इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। राइट, याद रह जाएगा। तो मिथेनोबैक्टीरियम। अब बायोगैस की कंपोजिशन मैंने बताया ना, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन। तो 50 to 60% क्या है? मीथेन गैस है। तो काऊ डंग से हमने मीथेन गैस प्रोड्यूस करनी, ठीक है, जिसको एज ग्रीन एनर्जी यूज किया जाता है। उससे तो एज उसको फ्यूल, एज ए फ्यूल यूज कर लिया हमने। और जो सेकंड पार्ट था उसको एज ए मैन्योर यूज कर लिया। क्यों? उसमें क्या चीजें हैं? उसमें लिग्निन है और उसमें क्या है? सेलुलोज है। ठीक। तो ये बाकी गैसेस है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ट्रेसेस मिलते हैं। एडवांटेजेस ऑलरेडी मैंने बता दी कि सबसे पहली बात तो प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है? रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी। दूसरा है पोल्यूशन फ्री है, इको फ्रेंडली है। तीसरा क्या है? कंप्लीट कंबशन होता है तो स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता। चीप है, सेफ है, ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। दूसरा फायदा कि गैस के साथ साथ फ्यूल के साथ साथ हमें क्या मिल रहा है? हमें फर्टिलाइजर भी मिल रहा है, लिग्निन और सेलुलोज रिच, है ना। तो ये ड्यूल पर्पस होता है। अब एक टिपिकल बायोगैस प्लांट क्या होता है, कैसे काम करता है?
इसमें हमें ये तो पता है कि अनाएरोबिक क्या होता है, अनाएरोबिक ब्रेकडाउन होता है। जो ये वेसल आपको दिख रहा है, इट इज नोन एज डाइजेस्टर। एक एयर टाइट एनक्लोज्ड सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल टैंक होता है, जो एक 10 to 15 फीट डीप होल में डाला जाता है। ठीक है, ओके जी, डाल दिया जी। उसके बाद क्या होगा, इसमें काऊ डंग प्लस वाटर, जिसको हम स्लरी कहते हैं, वो ऐड की जाती है। ओके जी, डाल दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी, अनारोबिक डाइजेशन होगा, और एक आउटलेट। तो इनलेट से तो हमने स्लरी डाल दी, ये इनलेट हो गया। इनलेट से हमने स्लरी डाल दी, काऊ डंग प्लस वाटर मिक्स करके डाल दिया। अब एक आउटलेट होगा, एक पाइप होगा, जिसके थ्रू गैस को कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा आउटलेट भी होगा, जिसमें जो स्पेंट स्लरी है उसको रिमूव किया जाएगा, जिसको हम स्लज कहेंगे अब, और उसको एज अ मैन्योर यूज कर लिया जाएगा। तो ये टिपिकल बायोगैस प्लांट। ठीक है, टिपिकल बायोगैस प्लांट है ये। दूसरी तरीके से आप देख सकते हो कि इसमें एक कंक्रीट टैंक है, जिसको हम डाइजेस्टर कह रहे हैं। एक फ्लोटिंग वाटर का सॉरी कवर है, जिसको उसके ऊपर रखा जाता है, जो ऊपर की तरफ उठता रहता है। आउटलेट है, पाइपलाइन कह सकते हैं, टू सप्लाई बायोगैस। आउटलेट है टू रिमूव स्लरी स्लज, जिसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करें। ठीक है, ये जो IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अलोंग विद खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, इन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया। KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की बायोलॉजी सॉरी बायोगैस प्रोडक्शन के इंडिया में। तो ये दोनों नाम भी आपको याद होने चाहिए। कौन से माइक्रोब यूज किए जाते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, मिक्सचर ऑफ मीथेन गैस, मिथेनोजेंस, सेलुलोजिक मटेरियल, क्योंकि प्लांट वेस्ट यूज कर रहे हैं, उस पर ग्रो करता है, और जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोगैस का। ये और दूसरे अनारोबिक बैक्टीरियाज हैं जो यूज किए जाते हैं। क्लोस्ट्रिडियम है, सुडोमोनास है, एसिटोबैक्टर एसिटी है, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैसिलस। ठीक है, ये आप कुछ नाम इसमें से याद रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपको कंपलसरी याद रखने हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, जिसने वो डिजाइन बनाया है बायोगैस प्लांट। याद रहेगा मेरे बच्चों। अब माइक्रोब का यूज है कहाँ पे, माइक्रोब का यूज है बेटा मेरे इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉरी इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज, व्हाट इज सीवेज? आप में से कितनों को पता है सीवेज क्या होता है, बताओ। व्हाट इज सीवेज? बताओ 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 फटाफट, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बताओ। व्हाट इज सीवेज? म्युनिसिपल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, जिसमें लार्ज अमाउंट हो ऑर्गेनिक मैटर का, उसको हम क्या कह देते हैं बेटा, सीवेज कह देते हैं। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब, दैट इज नोन एज सीवेज। याद रहेगा। अब इस सीवेज में ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन वेस्ट मेजर कंपोनेंट होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स भी लार्ज अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ओके। बट मेन जो है वो क्या है, मेन क्या है बच्चों मेरे, बताओ। मेन क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन वेस्ट। याद रहेगा। तो ये जो सीवेज है उसको ट्रीट किया जाता है इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिससे इसका पोल्यूशन लेवल है जो थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, तो दो स्टेजेस में इसको कंप्लीट किया जाता है। प्राइमरी, जिसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय हेट्रोट्रोपिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। अब हेट्रोट्रोपिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स कहाँ है? These heterotropic microorganisms या heterotropic microbes short में अगर हम लिखें, they are naturally present in this sewage। ठीक है, नेचुरली प्रेजेंट है, बस उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं।
लार्ज क्वांटिटी जो है वेस्ट वाटर की इससे जनरेट होती है ना। और म्यूनिसिपल वेस्ट है जिसको हम सीवेज कह रहे हैं, वी ऑलरेडी नो दैट। एक क्विक रिकैप है एक तरह से हम कह सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इसमें प्रेजेंट है और ये इतना हार्मफुल होता है, इसमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं कि इसको हम डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते नेचुरल वाटर बॉडीज में। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं वो भी डायरेक्टली इसमें डाले जा रहे हैं। इट इज़ वेरी बैड प्रैक्टिस। तो अब हम बात करते हैं पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपको दिख रहा है। प्राइमरी ट्रीटमेंट दो स्टेजेस में करना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट को और क्या कहते हैं बच्चों मेरे? इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल ट्रीटमेंट। चलो पूरा ही लिख देता हूँ, फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं इसको। इसमें क्या करना है? इट इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, लार्ज एंड स्मॉल फॉर्म सीवेज। इसमें दो प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं। इसमें दो प्रैक्टिसेस होती हैं इनफैक्ट। एक फिल्ट्रेशन होता है, एक सेडिमेंटेशन होता है। सो फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, जहाँ पे जो फ्लोटिंग डेब्रिस है वो तो फिल्ट्रेशन हो जाएगा सिक्वेंशनल, के अलग अलग टाइप के मैसेज होते हैं जिसके थ्रू वो पास होते रहते हैं। एंड जो ग्रिट होगा, सॉइल और जो स्मॉल पेबल्स होंगे वो सेडिमेंटेशन के थ्रू सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, राइट। तो जो सारे के सारे सेटल डाउन हुए सॉलिड्स वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी स्लज। देखो, जब भी कोई चीज सेडिमेंट करते हैं तो दो पार्ट बन जाते हैं ना उसके। जो चीजें सेटल डाउन हो गई वो तो क्या बना देंगी? पैलेट बना देंगी। ये क्या कहलाता है? प्राइमरी स्लज। और जो चीजें ऊपर है वो क्या कहलाएंगी? या उनको हम क्या कहेंगे? उसको नॉर्मली क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट। तो सुपरनेटेंट क्या हो गया? सुपरनेटेंट में क्या है? प्राइमरी एफ्लुएंट, जिसको आगे यूज किया जाएगा, आगे ट्रीट किया जाएगा। तो प्राइमरी स्लज रह गया और प्राइमरी एफ्लुएंट हो गया। क्लियर? अब ये जो एफ्लुएंट है इसको भेजा जाता है सेटलिंग टैंक में फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी एफ्लुएंट है तो उसको कहाँ भेजेंगे हम? एरेशन टैंक में। ठीक है, वहां पे कांस्टेंट एजिटेशन होगा, उसको हिलाया जाएगा और वहां पे फ्लोक्स डेवलप हो जाएंगे। वाट आर फ्लोक्स? मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स, जिससे एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। मैं एक ओवरव्यू में डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, फ्लोक्स बन गए। वो फ्लोक क्या करेंगे? वो कंज्यूम कर लेंगे ऑर्गेनिक मैटर को जो कि एफ्लुएंट में प्रेजेंट है, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड घट जाएगी। किसकी? किसकी? यस, एफ्लुएंट। ठीक है, अब क्या किया? जो एफ्लुएंट है उसको सेटलिंग टैंक में भेज दिया। अब जो फ्लोक है वो एक्टिवेटेड स्लज बना देते हैं, उसको और बड़े टैंक में भेज देते हैं, जिसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। वहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया काम करेंगे उसके ऊपर और बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है। देखो, बार स्क्रीन है, ड्रॉ आया सीवेज से, सीवर से सॉरी, ग्रिड चैम्बर है, यहाँ पे ग्रिड पेबल्स, स्मॉल पेबल्स वगैरह हमने हटा दिए यहाँ से, राइट। उसके बाद सेटलिंग टैंक, सेडिमेंटेशन हो गया। ये नीचे क्या बन गया? नीचे क्या बनता है? चलो बताओ, नीचे क्या बनता है? अरे अभी तो बताया था मेरे बेटे, प्राइमरी स्लज और ऊपर प्राइमरी एफ्लुएंट। तो प्राइमरी स्लज नीचे चला गया, इसको स्लज डाइजेस्टर में भेज देंगे। और जो प्राइमरी एफ्लुएंट बना इसको भेजा एरिएशन टैंक में फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। वहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया है, फ्लोक की फॉर्मेशन हो जाएगी सेटलिंग टैंक में। ठीक, फिर क्लोरिनेशन कर देंगे जिससे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे और इस ट्रीटेड वाटर को फिर वाटर बॉडीज में ऐड किया जा सकता है। अब जो स्लज था उसको स्लज डाइजेस्टर में भेजा और उसको डिस्पोज कर दिया जाता है लैंड फिलिंग के थ्रू या ओशंस में डाल दिया जाता है। ये देखिए एरिएशन टैंक है, एयर वहां से सप्लाई की गई और मैकेनिकल एजिटेशन हो रहा है, कितना लार्ज स्केल पे आप देख पा रहे हो। ठीक है बच्चों, ये देखिए एरिएशन टैंक। इसकी वजह से क्या हुआ? बीओडी कम हो जाती है एफ्लुएंट की, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है। तो बीओडी जब कम होगी तो इसका मतलब ग्रोथ कम हो जाएगी, बिकॉज बीओडी इज मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। ज्यादा बीओडी का मतलब ज्यादा पोल्यूशन।
तो जब सीवेज वाटर को ट्रीट करेंगे जिससे कि उसकी बीओडी कम हो जाए, ये सेडिमेंटेशन टैंक है, यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज है, और इसका एक पार्ट इनोकुलम की तरह का है। अभी बताता हूँ सारा दोबारा से डिटेल में। मैं पहले आपको एक पूरा ओवरव्यू दिखाना चाहता था। अब जो एफ्लुएंट होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, वो यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा वाटर बॉडीज में, चाहे रिवर्स की बात करें, स्ट्रीम्स की बात करें। और जो अनट्रीटेड सीवेज है जिसको डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है हमारे वाटर बॉडीज में, जिसकी वजह से वाटर रिलेटेड डिजीज हो जाती है, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसको नहीं करना चाहिए। चलिए अब आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं। गंगा एक्शन प्लान से पहले आपको पूरी प्रोसेस समझाते हैं। एक नई स्लाइड में आपके लिए लेके आते हैं। चलिए देखिए, सेकंड प्राइमरी ट्रीटमेंट आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बच्चों में क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है इनफैक्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट, कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसको कहा जाता है। अब जो इफ्लुएंट आया, इफ्लुएंट कहाँ से आया, इफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसको भेज दिया जाता है एरिएशन टैंक में। एयर मिक्स करनी है एक तरह से, एरिएशन का मतलब आप ये समझ लीजिए, ठीक है। एरिएशन टैंक में क्या होगा, एजिटेशन होगा। अभी मैंने आपको इसलिए दिखाई थी चीजें पहले, लार्ज टैंक में एजिटेशन होगा, एयर इसमें पंप होगी, एयर इज पंप्ड इनटू इट। एयर से क्या होगा, ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स, एयर से ग्रोथ हो जाएगी एरोबिक माइक्रोब्स की, जिनको हम क्या कह रहे हैं, विच आर नोन एज फ्लोक्स। तो फ्लोक क्या है बच्चों मेरे, फ्लोक क्या है बताओ, फ्लोक इज मास ऑफ बैक्टीरिया विद विद क्या बताया था अभी, प्लस फंगल फिलामेंट, फंगल हाइफी कह सकते हैं, फंगल फिलामेंट कह सकते हैं, जिसे एक क्या बन जाएगी, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी जो ट्रैप कर लेगी माइक्रोब। तो ये जब इनकी ग्रोथ होती है तो माइक्रोब्स जो है ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर है, कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर ऑफ इफ्लुएंट, बात समझना। ऑर्गेनिक मैटर जो है एफ्लुएंट का, उसको कंज्यूम कर लिया, तो उससे क्या है, उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बीओडी क्या है, वो रिड्यूस हो गई। और अभी मैंने बताया था बीओडी इज इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन लेवल। हाई बीओडी का मतलब हाई पोल्यूशन, बीओडी कम हो गई मतलब पोल्यूशन कम हो गया। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर वाटर ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया, उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको बीओडी कहते हैं। तो बीओडी कम हो गई मतलब पोल्यूशन लेवल हमने कम कर दिया। इस सीवेज वाटर को कंटिन्यूअसली ट्रीट किया जाता है जब तक कि उसकी बीओडी कम ना हो जाए। अब सिग्निफिकेंटली जब बीओडी उसकी रिड्यूस हो गई, देन इट इज पास इनटू अनदर टैंक, जिसको हम क्या कह देंगे, सेटलिंग टैंक, सेटल होने के लिए। अब इट इज पास इनटू सेटलिंग टैंक, ठीक है बच्चों मेरे, सेटलिंग टैंक में भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फ्लोक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। अब फिर से दो पार्ट हो गया, यहाँ पे फ्लोक तो सेडिमेंट हो गए, नीचे बैठ गए, सेडिमेंट बन गया फ्लोक का, तो क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया, ठीक है। अब ये जो फ्लोक सेडिमेंट में हुए, अब इसको कहेंगे हम एक्टिवेटेड स्लज, इट इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। अब स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लज इज सेंट इनटू द लार्ज टैंक, एरिएशन टैंक जो था हमारा, उसमें वापस से इसको भेजा जाता है, इसमें दोबारा से भेजा जाता है। यहाँ पे वो क्या काम करता है, इनोकुलम की तरह काम करता है, ठीक है। इट एक्ट्स एज इनोकुलम, स्टार्टर जैसे कर्ड बनाने के लिए मिल्क में डालते हैं ना, तो वहाँ यहाँ पे भी ये एक्टिवेटेड स्लज इनोकुलम का काम करता है। जो रिमेनिंग पार्ट है स्लज का, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्लज इज पम्प्ड इनटू अनदर टैंक, एक और टैंक में इसको भेज रहे। दिस टैंक इज नोन एज anaerobic sludge digester, anaerobic sludge digester, इसमें भेज देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे अनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथेनोजेंस है, अनारोबिक बैक्टीरिया है, तो ये क्या करेंगे, ये मीथेन प्रोड्यूस कर देंगे, बायोगैस प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। और
ये जो एफ्लुएंट बच गया इसमें से, इट इज रिलीज इनटू द नेचुरल वाटर बॉडी, चाहे वो रिवर है, स्ट्रीम से, उसमें भेज दिया जाए। क्लियर? सो इन दिस वे वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड एंड इट इज सेंट into the water bodies. Now, गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुटिंग एफर्ट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOF, ठीक है, अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कह दिया गया है अंडर नेशनल रिवर्स कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके साथ मिलकर इन्होंने दोनों ने मिलकर काम किया है, स्टार्ट किया गंगा एक्शन प्लान। उसके बाद यमुना एक्शन प्लान भी स्टार्ट किया। तो गंगा एक्शन प्लान एंड सॉरी गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो गंगा एक्शन प्लान में कोशिश की गई कि गंगा को क्लीन किया जाए। इसके अलावा अब आगे गोमती सतलुज एक्शन प्लान भी बनाए गए हैं टू सेव दीज मेजर रिवर फ्रॉम पोल्यूशन। तो इनमें क्या किया जाता है, देखिए इनकी हालत क्या है, इनकी हालत क्या है, सेम आप इसके लिए देख सकते हैं। तो गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाते हैं इनके आसपास, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। और उसका रोल हमने देख लिया क्या कैसे काम करता है, ऑलरेडी यू नो दैट। सो दैट ओनली ट्रीटेड वाटर, ओनली ट्रीटेड वाटर, ट्रीटेड वाटर का मतलब ट्रीटेड सीवेज से है, डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स हैं। बायो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज बायो कंट्रोल? बायोलॉजिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड्स, है ना। बायो कंट्रोल का मतलब तो यही हो गया, फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस, फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट प्लस प्लांट डिजीजेस, ठीक है बच्चों मेरे। कि मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम में फार्मर्स ने केमिकल का यूज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, insecticide, pesticide, weedicide to control plant diseases and pests. But increased use of these chemicals is harmful, क्योंकि केमिकल है तो टॉक्सिक है, राइट। तो वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी, प्लांट के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी, सॉइल पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन सब कर रहा है। तो नाउ शिफ्ट इज टुवर्ड्स बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज करके उनको कंट्रोल किया जाए, ठीक है, विच कैन बी वेरी इफेक्टिव। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस, तो ये कुछ माइक्रोब्स हैं जिनको यूज किया जाता है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। तो लेडी बर्ड बीटल है, उसको यूज किया जाता है एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए। ड्रैगन फ्लाई को यूज किया जाता है मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए, वही टेबल जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, है ना। बैक्यूलो वायरस स्पेशल टाइप का न्यूक्लियो हाइड्रो वायरस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोड इनका होस्ट होता है। ट्राइकोडर्मा सोइल बोर्न पैथोजन है। आप देखिए बैसिलस thuringiensis का क्लासिकल एग्जांपल है, लेकिन उससे पहले ये दोनों एग्जांपल, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज, मॉस्किटो और सॉरी एफिड और मॉस्किटो के लिए याद रखना है। बैसिलस thuringiensis बटरफ्लाई कैटरपिलर को यूज करता है, उसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल। इसको भी हम बायोटेक में पढ़ेंगे, हम बैसिलस thuringiensis, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। अब ये क्या है, ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसको कंज्यूम करता है, उसके लार्वा में ये टॉक्सिन एक्टिव हो जाता है और उसको किल कर देता है। बीटी कॉटन में बता रहा था, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंजाई है, तो रूट इकोसिस्टम में मिलता है। इसी तरह राइजोबियम बैक्टीरिया है, रूट नोडुल्स में मिलता है, राइजोबियम सॉरी लेग्यूमिनस प्लांट्स की। एजोस्पाइरलम और एजोबैक्टर नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा देते हैं सॉइल का। अब यहाँ पे मैं एक और स्पेशल, एक तो ट्राइकोडर्मा आपको याद रखना है, ट्राइकोडर्मा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है वो तो याद करना ही करना है। फ्री लिविंग फंजाई, फ्री लिविंग फंजाई है बच्चों, ठीक है।
रूट इकोसिस्टम में मिलते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, और बैक्यूलोवायरसेस, ये भी इंपॉर्टेंट। ये किससे बिलोंग करते हैं? मैंने बताया था न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है, ये जीनस है इसका। बैक्यूलोवायरस बिलोंग्स टू जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस एंड एक्ट्स एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह उसको यूज किया जाता है। दे क्यों यूज किया जाता है? स्पीसीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम है, टारगेटेड ऑर्गेनिज्म पे ही काम करते हैं, ठीक है। बैक्यूलोवायरस का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, नैरो स्पेक्ट्रम की वजह से, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हैं आर यूजफुल इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम। जब बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को कंजर्व किया जाता है या इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को कंजर्व किया जाता है तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो माइक्रोब्स फर्टिलाइजर की तरह भी यूज किए जाते हैं, ये सारे याद रखना है। राइजोबियम लेगुमिनोसोरम, राइजोबियम फेसियोली, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम। फ्री लिविंग कौन से हैं, सिम्बायोटिक कौन से हैं, ये आपको याद रखने बेटा, ठीक है। अब बस एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, एक चीज और बता देता हूँ। नहीं, इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, एक स्लाइड और आपके लिए मुझे इंसर्ट करनी पड़ेगी। यस, जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। जैसे हमने वैक्सीन की जनरेशन पढ़ी है, वैसे जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। फर्स्ट जनरेशन, इसमें क्या जाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। सेकेंड जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड, इसमें क्या आ जाएगा, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंसेस, सिंथेटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये सेकेंड जनरेशन। एंड नाउ थर्ड जनरेशन, इंसेक्ट हार्मोन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, फिरोमोन्स, दे एक्ट एज थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स, ठीक है। अब फंजाई, फंजाई का एसोसिएशन होता है किसके साथ, बताओ, प्लांट के साथ। फंगल लाइफी का एसोसिएशन विद प्लांट इज नोन एज माइकोराइजा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ग्लोमस इसका बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। अब क्या एसोसिएशन है, जो फंजाई है इट एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल, और वो फॉस्फोरस वो दे देता है प्लांट, ठीक है। अब जो बहुत सारे मेंबर्स हैं ग्लोमस जीनस के, वो मायोराइजा बनाते हैं। क्या बेनिफिट है, व्हाई दे आर यूज्ड, साइनोबैक्टीरिया को भी यूज करते हैं, ये तो बायो फर्टिलाइजर वाली बात होगी। क्यों यूज किया जाता है, नंबर वन, रेजिस्टेंस टू सॉइल बोर्न डिजीजेस, सॉइल की वजह से, सॉइल पैथोजन की वजह से जो डिजीज होता है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है जी। और क्या होता है, इंक्रीज टॉलरेंस, इंक्रीज टॉलरेंस टू सैलिनिटी, हाई सैलाइन कंडीशन में भी प्लांट ग्रो कर सकता है, ड्रोट में भी कर सकता है, तो ये भी रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलप। अब ये साइनोबैक्टीरिया जो है उनको भी बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, ये स्लाइड पहले आनी चाहिए थी, चलिए कोई बात नहीं। तो मेजर चीजें हमने डिस्कस कर ली। सो दिस इज रिगार्डिंग योर चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर फिर भी कोई डाउट है तो क्या करना है आपको, कमेंट सेक्शन में पूछना है आपके स्टडी डेस्टिनेशन के